आज हम इतिहास की गहराइयों में उतर रहे हैं। मतलब ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि हजारों साल पहले क्या हुआ था। हाँ, ये सवाल तो है। और समय को कैसे नापते हैं इतना लंबा समय? बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो एक तरह की गाइड है जो इन्हीं सवालों को समझने में मदद करती है। और जैसा कि E.H. कार ने कहा भी है, ऐतिहासिक तरह से अतीत और वर्तमान के बीच लगातार चलने वाली बातचीत है। सही कहा। तो चलिए आज इसी बातचीत को, इसी संवाद को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे गुजरे कल के सबूत हमें आज को बेहतर ढंग से जानने में मदद करते हैं। हाँ, तो हमारा मकसद रहेगा इतिहास में समय की गिनती कैसे होती है और वो कौन से स्रोत हैं जिनसे ये कहानियां बनती हैं, उन्हें समझना। अच्छा, तो पहले समय की बात करते हैं। इतिहास तो हजारों लाखों साल पुराना है। इसे नापते कैसे हैं? हम अक्सर सुनते हैं ईसा पूर्व, ईसवी। आजकल इन्हें शायद सासामपू और सासम कहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। सामान्य संवत पूर्व यानी BCE और सामान्य संवत यानी CE, ये अब ज्यादा चलन में है। और ये गिनती चलती है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। जी, दुनिया भर में आम है। हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि भारत में हमारे अपने पारंपरिक पंचांग भी हैं और उनका अपना महत्व है। अच्छा। इस गिनती में सासम पूर्व और सासम वाली में एक मजेदार बात है क्या? कि इसमें कोई शून्य साल या 0 ईयर नहीं होता। मतलब एक सासम पूर्व के ठीक बाद अगला साल सीधा एक सासम गिना जाता है। अरे, तो फिर दो तारीखों के बीच का समय कैसे निकालते हैं, अगर एक सासम पूर्व की हो और एक सासम की? हाँ, तो उसके लिए दोनों सालों के नंबर को जोड़कर उसमें से एक घटाना पड़ता है। अच्छा, जैसे? मान लीजिए बुद्ध का जन्म अगर हम करीब 560 सासम पूर्व माने और आज हम 2025 सासम में हैं, हाँ। तो उन्हें जन्मे हुए कितने साल हुए? 560 जमा 2025 और उसमें से एक कम कर दें। यानी 2584 साल। समझ गई। बिल्कुल। और जब बहुत लंबे समय की बात करते हैं तो फिर दशक, 100 साल के लिए शताब्दी या सदी और 1000 साल के लिए सहस्राब्दी जैसे शब्द काम आते हैं। ठीक है, तो समय का हिसाब किताब कुछ समझ आया। पर असली सवाल तो ये है कि उस बीते हुए वक्त की बातें हमें पता कैसे चलती हैं? ये स्रोत क्या बला है? स्रोत, हाँ। देखिए, इतिहासकार ना एक तरह से जासूस जैसा काम करते हैं। जासूस कैसे? वो अतीत के छोड़े हुए सुराग ढूंढते हैं, उन्हें जोड़ते हैं और फिर एक कहानी या तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। ये सुराग ही स्रोत हैं। अच्छा, तो ये स्रोत कितने तरह के होते हैं? मोटे तौर पे हम इन्हें दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक मतलब वो चीजें जो पुरानी जगहों की खुदाई से मिलती हैं, जैसे पुराने औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन, जिन्हें मृदभांड कहते हैं। हाँ, सुना है। मूर्तियां, उस जमाने के सिक्के, पुराने मकानों या इमारतों के हिस्से, बड़े बड़े स्मारक और पत्थर या किसी धातु पर लिखे हुए लेख, जिन्हें शिलालेख कहते हैं। अच्छा, ये सब तो हो गए पुरातात्विक। और दूसरे कौन से बताया आपने? दूसरे होते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक यानी लिखी हुई चीजें। बिल्कुल। जैसे पुरानी हाथ से लिखी किताबें, जिन्हें पांडुलिपि कहते हैं। वेद, जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ। हाँ। राजाओं के दरबारियों ने जो इतिहास लिखा, या फिर बाहर से जो यात्री आए, उन्होंने जो देखा सुना उसका वर्णन। कविताएं, नाटक, ये सब। और आजकल के इतिहास के लिए? आजकल के लिए तो बहुत कुछ है। अखबार, सरकारी रिकॉर्ड्स, तस्वीरें, फिल्में और अब तो ये इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब भी भविष्य के लिए स्रोत बन रहे हैं। ये तो है। लेकिन क्या ये सारे स्रोत, खासकर जो लिखे हुए हैं, हमेशा सच ही बताते हैं? लिखने वाले का अपना नजरिया नहीं आ जाता उसमें? बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहीं पर इतिहासकार की असली चुनौती शुरू होती है। ये सारे स्रोत ना एक बिखरी हुई पहेली के टुकड़ों की तरह हैं। अच्छा। कभी कभी तो सारे टुकड़े आराम से जुड़ जाते हैं और एक साफ तस्वीर बन जाती है। पर कई बार अलग अलग स्रोत बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। हाँ, ऐसा तो होता होगा। या एक ही स्रोत में लिखी बातें आपस में मेल नहीं खाती। तब इतिहासकार को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, परखना पड़ता है कि किस पर कितना भरोसा करें, क्यों करें। इसमें तो काफी मेहनत लगती होगी। बहुत। और अब तो इसमें सिर्फ इतिहासकार ही नहीं, पुरातत्वविद, भाषाओं के जानकार, मानव विज्ञानी और यहाँ तक कि जेनेटिक्स और क्लाइमेट साइंस के विशेषज्ञ भी मदद करते हैं। ये मिलकर अतीत की पहेली सुलझाते हैं। कमाल है। तो ये पूरी टीम मिलकर इन सुरागों से शुरुआती इंसानों के बारे में क्या जान पाई है? वो आदि मानव कैसे रहते थे? हाँ, तो इन स्रोतों से पता चलता है कि हम जैसे इंसान, होमो सेपियंस, करीब कह सकते हैं 3 लाख साल पहले अस्तित्व में आए। 3 लाख साल? जी। और शुरू में वो शिकारी थे और खाना जमा करने वाले,
मतलब झुंड में घूमते थे, जानवरों का शिकार करते थे, जंगल से फल फूल कंदमूल इकट्ठा करते थे। अच्छा। आग का इस्तेमाल करना सीख लिया था उन्होंने। पत्थर के औजार बनाते थे जो वक्त के साथ बेहतर होते गए। हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचने वाले औजार, इस तरह के। और वो गुफाओं में चित्र भी बनाते थे ना, शैल चित्र। बिल्कुल। कई गुफाओं में बहुत सुंदर चित्रकारी मिली है। शायद वो उनकी जिंदगी, उनके विश्वासों को दिखाते होंगे। फिर बड़ा बदलाव कब आया, खेती वगैरह? वो आया करीब 12,000 साल पहले, जब आखिरी हिमयुग खत्म हुआ, मौसम गर्म और नम हुआ। तब क्या हुआ? तब इंसान ने एक जगह टिक कर रहना सीखा, खेती करना शुरू किया, अनाज उगाना, जानवर पालना शुरू किया, गाय, बकरी, भेड़। और बस्तियां बसाई? हाँ, और ये बस्तियां अक्सर नदियों के किनारे बसी। पानी आसानी से मिल जाता था, जमीन उपजाऊ होती थी। धीरे धीरे ये बस्तियां गांव बन गई। अच्छा। फिर चीजों का लेन देन यानी एक तरह का व्यापार शुरू हुआ। मिट्टी के बर्तन बनने लगे जो वक्त के साथ और सुंदर और उपयोगी होते गए। फिर धातुओं का इस्तेमाल शुरू हुआ। धातु कौन से? पहले तांबा, फिर कांसे का, और उसके बाद लोहे का इस्तेमाल सीखा। और जैसे जैसे ये सब हुआ, समाज और बड़ा और जटिल होता गया। तो मतलब अगर हम पूरी बात को समेटें तो इतिहास को समझने के लिए एक तो समय की सही गिनती जरूरी है, वो सासम पूर्व सासम वाली बात। हाँ बिल्कुल। और दूसरा, अलग अलग तरह के स्रोतों को, खुदाई से मिली चीजों को भी और लिखी हुई बातों को भी बहुत ध्यान से देखना, समझना और उनकी आपस में तुलना करना जरूरी है। एकदम सही कहा। यही चीजें हमें आदिमानव के पत्थर के औजारों से लेकर बड़ी बड़ी सभ्यताओं के बनने तक की कहानी कहने में मदद करती हैं। और ये कहानी शायद कभी पूरी नहीं होती। नहीं, पूरी तरह से नहीं। इतिहास हमेशा एक तरह का पुनर्निर्माण होता है जो हमें मिले सबूतों पर आधारित होता है। कुछ न कुछ हिस्से हमेशा गायब रहते हैं, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, अतीत से ये बातचीत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमें हमारे आज को, हमारे वर्तमान को समझने की एक नज़र, एक समझ देती है। बिल्कुल। तो चलिए आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जरा सोचिए, आज हम जो ये अपनी डिजिटल दुनिया बना रहे हैं, हमारे ईमेल्स, हमारे सोशल मीडिया पोस्ट, हमारी ऑनलाइन खरीदारी की रिकॉर्ड, आज से 100 साल बाद या 1000 साल बाद के इतिहासकार इन्हें कैसे देखेंगे? क्या ये हमारे समय के सबसे अहम और भरोसेमंद स्रोत माने जाएंगे? सोचने वाली बात है।